Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, a business and economics expert, a qualified educationist and a holistic corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ये जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि हम इस टॉपिक को जनरल लेवल पे पढ़ रहे हैं, यानी यूजुअली बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लेकिन जब हम मोर स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं कि भाई एक बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करता है, तो वो फिर स्मार्ट गोल्स सेटिंग की तरफ हम चले जाते हैं। वो है SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड सो ऑन। दे आर यूजुअली द क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम जज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जनरली बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास यूजुअली आता है अगर आप ITB के स्टूडेंट हैं, जैसे आप BCom या ADC के स्टूडेंट हैं, ये आप POC के स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, जब हम जुमला सुनते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमें कहीं पहुंचना है, यानी कोई गोल सेटिंग। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने अपने बहुत सारे गोल सेट किए होंगे। कुछ गोल्स आपके इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपके इन्फ्लुएंस गोल्स हैं, यानी आपके पेरेंट्स की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड हैं। कुछ गोल्स आपके दोस्तों की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कुछ गोल्स आपके अपने हैं, कुछ गोल्स सोशल मीडिया की तरफ से हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से बिजनेसेस के गोल्स भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और बिजनेसेस के यूजुअली ओवरऑल जनरली क्या गोल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ये मैं ज़रा पेन उठा लूँ। अच्छा जनाब, ये आ गया मेरा पेन। इसको गौर से देखते हुए चलिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर द गोल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको गोल्स कहते हैं, दैट अ बिजनेस एम्स टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशंस। गौर से देखो, ये है डेफिनेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की। स्टूडेंट्स की मैं अक्सर कॉपीज़ के अंदर देखता हूँ कि वो लिख देते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर वेयर बिजनेसेस वांट टू रीच। बिजनेसेस ऑब्जेक्टिव्स आर वेयर बिजनेसेस वांट टू सी देमसेल्व्स। ये ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन नहीं है। इस पे आपको कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाएगा एंड सो ऑन। सो ये डेफिनेशन नहीं है, चाहे आप जिस लेवल के ऊपर भी पढ़ रहे हैं। गौर से समझें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स। नंबर 1 गोल है, यानी जहां पहुंचना है, दैट आर बिजनेसेस एम करते हैं। एक और कमांड वर्ड यहाँ पे, की वर्ड जिसको आप कहते हैं, टू अचीव थ्रू, किसके जरिए? अपने ऑपरेशंस के जरिए, यानी जो काम बिजनेसेस कर रहे हैं उसके जरिए जो उन्होंने अचीव करना है, दैट्स कॉल्ड अ गोल। दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन। देखो, जब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्लियर होते हैं ना, तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है। आप मिसाल के तौर पे आप निकलते हैं जनाब, कराची से आप गाड़ी चलाते हैं और आपको जाना है पंजाब, पंजाब में आपको जाना है मुल्तान, या आपको जाना है लाहौर। तो ऑब्वियसली जब आपका गोल बिल्कुल क्लियर है तो आप हर चीज़ की प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं कि भाई मुझे जो ये नेशनल हाईवे वाला है, जो पूरा हिस्सा है सिंध को, मैंने कब तक क्रॉस कर लेना है। तो भाई मैं रात को 4 बजे निकलूँगा, रात को 3 बजे मैं गाड़ी चलाऊँगा, ताकि मैं तकरीबन दोपहर के अंदर मैं सिंध का एरिया सारा बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि बाद में फिर हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है रात के अंदर गाड़ी में निकलना। तो दोपहर में निकल जाऊँ, फिर मैं नेशनल हाईवे पकड़ूँ। तो गोल जब क्लियर है तो आप अपनी तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को वैसे ही यूटिलाइज करते हैं जैसे कि उन्हें किया जाना चाहिए। तो ठीक ऐसे बिजनेसेस के साथ होता है कि जब उनका गोल यानी ऑब्जेक्टिव उनका क्लियर है ना, इससे डायरेक्शन का पता चलता है कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं। एम्प्लॉयज़ को पता होता है यार हम काम क्यों कर रहे हैं, यानी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, वो वहाँ पहुँचना चाहती है और वी आर द पार्ट ऑफ दैट गोल। हम उस गोल के अंदर उस गाड़ी में बैठ गए तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन। एंड हेल्प इवेल्युएटिंग द सक्सेस। इससे यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हेल्प अ बिजनेस, यानी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कि क्या एडवांटेजेस है, जब बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव्स या क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के होने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहला तो ये है कि ये इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको सबसे पहले। दूसरा ये कि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उसका क्या एक गोल है, कहाँ पहुँचना है। और तीसरा ये है कि आप अपनी सक्सेस को इवेलुएट कर सकते हैं। अब आपने गोल रखा मिसाल के तौर पे कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अपनी सेल को 15% इंक्रीज करना है। तो आपको अपना गोल पता है। अब वो गोल अगर आप अचीव नहीं कर सके तो आप अपनी सक्सेस को इवेलुएट करेंगे कि यार कहाँ मसला आया, हम क्यों नहीं पहुँच सके वहाँ तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देखते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम था, हमारी मार्केटिंग के अंदर इशू था, हमारी प्रोडक्ट के अंदर इशू था, या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू इट। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग कॉमर्स ब्ला ब्ला ब्ला। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो मैंने जनरली डाटा कलेक्ट किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि जनाब मैं डाटा को ऐसे ही उठा के इधर से इंटरनेट से नहीं, मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ बुक्स के अंदर से, सॉलिसिटेड सारा मेरा जो है वो डाटा होता है। तो अब अगर मैं तकरीबन मेनली उठाऊँ ना तो बिजनेसेस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गोल्स हैं यूजुअली जो यूनानिमसली एक्सेप्टेड है। आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आप इसमें से 4 भी डिटेल के अंदर लिख देते हैं ना, डिटेल के अंदर मैंने आपको बात कही कि अगर आप 4 भी डिटेल्स में लिख देते हैं तो आपको ग्रेड्स मिल जाएंगे अच्छे। अगर आप 6 लिख देते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, नॉर्मल एवरेज डिटेल के साथ लिखते हैं तो भी आपको ग्रेड्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं, मैंने 10 इसलिए बताया कि ये यूनानिमसली एक्सेप्टेड गोल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें से 4 ही याद रख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप 10 याद करेंगे आपको एग्जाम में 4 5 याद आएंगे, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं आएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। चलें जी आ जाएं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखो ये तो दुनिया में हर बिजनेस का गोल है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हम अपने प्रॉफिट को जहां तक खींच के लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाए, यानी मुनाफे को जहां तक खींच के लेके जा सकते हैं वहां तक हम ले जाएं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट बिजनेसेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का ही होता है। प्रॉफिट इज द फाइनेंशियल रिवॉर्ड दैट बिजनेस इज अर्न आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑल द कॉस्ट की। तो हमें पता है कि भाई देखो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट निकाला जाता है जब आपके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स टाइम्स प्राइस। आपके हाथ में रेवेन्यू आ गया, इसमें से आपने अपने तमाम कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उनको आपने डिडक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास वो प्रॉफिट है। हर बिजनेस चाहता है कि हम इस प्रॉफिट को इंक्रीज करें, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, पहला ऑब्जेक्टिव। आई डोंट थिंक सो आई शुड वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। एप्पल है या कोई भी बिजनेस है, ये चाहे जमील बकाला उठा लो या आपके गली मोहल्ले की परचून की दुकान उठा लो या एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल उठा लो, ठीक है, अगर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव पहला हमेशा यही होता है कि भाई प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। आई शुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस। नंबर 2, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हर बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे और वो एक्सपैंड करे। वो एक्सपैंड करे का मतलब ये है कि भाई अगर उसकी एक ब्रांच है तो उसकी 2 हो जाएं, 2 हैं तो 4 हो जाएं, 4 हैं तो 8 हो जाएं। अगर वो एक शहर में ऑपरेट कर रहा है तो वो 2 शहरों के अंदर ऑपरेट करने लगे। वो एक शहर में ऑपरेट करता है वो पूरे मुल्क में ऑपरेट करने लगे। अगर पूरे मुल्क में उसकी ब्रांचेस है तो वो एक्सपोर्ट कर जाए, वो दूसरी कंट्रीज के अंदर पहुंच जाए। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब आपके जहन में आया कि यार सारा टैक्स रिकवर सरशान पढ़ा क्यों नहीं सारा टैक्स रीड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसके अंदर मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें, आपके पास नोट्स को हासिल करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ये कि आप हर स्क्रीनशॉट को ले लें, तस्वीर खींच लें और उसको पढ़ लें। दूसरा ये कि आप मेरी वेबसाइट पे जाएं www.idealeducators.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ठीक इस ही लेक्चर के जो नोट्स हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पे आप जाएं, आप जाके इन नोट्स को आराम से रीड कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ITB पे जाएंगे और स्ट्रेट अवे आपको ये नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। टॉपिक को सर्च कर लें, सर्च बार पे क्लिक करें, टॉपिक वहाँ पे टाइप करें, आपको फिर भी मेरे नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आर वाइटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिजनेस दैट सीक इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, डाइवर्सिफाइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये बात हमें समझ। अच्छा, ये जो मैंने जुमला यहाँ पे लिखा है ना, मार्केट शेयर, ये है कीवर्ड। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आप लिखते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और आप लिखते हैं द बिजनेस एम टू ग्रो या बिजनेस एम टू मेक मोर एंड मोर मनी, ये जो है ये बिजनेस लैंग्वेज आपने यूज नहीं की। आपने टॉपिक तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट दैट्स नॉट इन द बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज क्या है? इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या है? द परसेंटेज ऑफ सेल्स हेल्ड बाय वन बिजनेस इन द होल मार्केट इज कॉल्ड मार्केट शेयर। तो आप चाहते हैं कि यार मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो, मेरे पास जो भी मेरा मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पहली चीज। तो ये मार्केट शेयर इंक्रीज जो है ना, ये कमांड वर्ड है, ये की वर्ड है जो आपके पास होना चाहिए। डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक बिजनेस का ये भी जो है वो गोल होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दे। अब मिसाल के तौर पे मैं एक आपको बात बताऊँ, स्टारबक्स की आप मिसाल उठाने, स्टारबक्स पे आप जाते हैं तो क्या आप सिर्फ एक हॉट कॉफ़ी लेते हैं वहाँ जाके? वो आपको सिर्फ कैपेचिनो देते हैं और कोई दूसरी कॉफ़ी नहीं देते, नहीं। उनका गोल है, जब स्टारबक्स ने शुरू किया था तो वो सिर्फ एक कॉफ़ी दिया करते थे, ठीक है। आज आप स्टारबक्स पे चले जाएं तो आपको हॉट कॉफ़ी मिलेगी, आपको कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी, आपको लाटे मिलेगी, आपको एक्सप्रेसो मिलेगी, आपको ये मिलेगी, आपको वो मिलेगी, प्लस आपको वो पता नहीं कौन कौन सी जो है वो उसके अंदर कॉकटेल और ये और वो दुनिया जहान की चीज़ें बना के वो आपको इतनी बड़ी एक प्रोडक्ट रेंज दे रहे हैं।
ऐसी KFC के साथ हुआ, ऐसे मैकडोनल्ड के साथ हुआ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो है उसको डाइवर्सिफाई करना, ये भी बिजनेसेस का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर हो गई? एंड एंटर इनटू द न्यू मार्केट। अब देखो ये जो वर्डिंग्स है ना, ये बड़ी की वर्डिंग्स है। अच्छा, मेरे पास स्टूडेंट्स की कॉपियां आती हैं, वो एंटर इन द न्यू मार्केट को लिखते हैं ओपन मोर शॉप्स इन अदर कंट्रीज। यार ये बिजनेस लैंग्वेज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर लर्निंग बिजनेस, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आपकी लैंग्वेज से जज हो जाती है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 15 साल एजुकेशन की फील्ड को दे चुका हूँ या इससे ज़्यादा, तो मैं किसी से भी बात करूँगा ना, उसको 1 मिनट में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा कितने पानी में है, इसको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। मुझसे कोई बात करता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये वाकई में एक टीचर है या नहीं है, इसको बिजनेस का आइडिया है या नहीं है, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूँ। ठीक ऐसे ही एग्जाम के अंदर आपको वर्डिंग्स लिखनी पड़ती है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको वर्डिंग्स लिखनी पड़ेंगी। तो देखो इस छोटी सी डेफिनेशन में मैंने 3 वर्डिंग्स यहाँ पे शेयर की हुई है। पहली चीज मार्केट शेयर, अपने शेयर को बढ़ाना। दूसरी चीज डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, यानी नई से नई प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करना और उसको ऑफर करना। और तीसरी है नई मार्केट के अंदर एंटर होना। नई मार्केट में एंटर होने का मतलब क्या है? दूसरे मुल्कों के अंदर जाना या दूसरे शहरों के अंदर जाना जो बिल्कुल नई मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड या KFC, ये सारे US बेस्ड ब्रांड्स हैं। वो यहाँ आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आके अपनी अगर शॉप्स खोलते हैं, अपने आउटलेट्स को खोलते हैं, तो दैट मीन्स दे आर एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, जो एक बिल्कुल नई मार्केट है उनके लिए। ये मार्केट का मतलब जुम्मा बाजार या इतवार बाजार या बुध बाजार नहीं है, या ये संडे मार्केट या ये पीर की मार्केट, ये सब नहीं है। ये मार्केट का मतलब है द टेरिटरी वेयर, ज्योग्राफिकल टेरिटरी वेयर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड। ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व स्ट्रैटेजीज सच एज मर्जर्स। अच्छा, अब ये एक्सपेंशन कैसे की जा सकती है? देखो कितना खूबसूरत लिखा है इसको। ये जो एक्सपेंशन है, सवाल ये है कि भाई अगर ये ग्रोथ करनी है या एक्सपेंशन करनी है तो बिजनेसेस को कर कैसे सकते हैं? पहला ये है जनाब मर्जर्स के जरिए। मर्जर का मतलब क्या है कि 2 बिजनेसेस आपस में मर्ज होके एक बन गए तो ग्रोथ हो गई। कभी ऐसा होता है कोई बिजनेस छोटा होता है, कोई बिजनेस बड़ा होता है, बड़ा बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, इसके शेयर्स भी इसके हो जाते हैं, तो ये मर्ज होके एक बिजनेस बन गए। एक्विजिशन, मैंने अभी आपको बताया कि एक्विजिशन क्या होता है जी, टेक ओवर। एक्विजिशन का मतलब क्या है? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले। इसी तरह से ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। अब ये मैंने आपको बताया कि नई ब्रांचेस कहाँ कहाँ खुलती हैं। ये शहर के अंदर भी खुल सकती हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर भी खुल सकती हैं। और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, पूरी प्रोडक्ट ही नई लॉन्च कर दें। ठीक है। जैसे गाड़ियां हैं, सुजुकी की गाड़ी है, अब ये डेज पेज, ये जो गाड़ियां हैं, इनका तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। ठीक है, ये मार्केट के अंदर आई, ये इन चीज़ों, ये इन गाड़ियों की, इन ब्रांड्स की एक प्रोडक्ट है। इसी तरह सुजुकी की मिसाल उठा लो तो सुजुकी की ऑल्टो, ये उसकी एक प्रोडक्ट है। जब वो सक्सेसफुल चली तो उन्होंने ग्रो करने के लिए कल्टस को लॉन्च कर दिया। कल्टस सक्सेसफुल हो गई तो अगली को लॉन्च कर दिया, फिर अगली को लॉन्च कर दिया। तो बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स को जब लॉन्च करते हैं, नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रैटेजी टू ग्रो एंड एक्सपेंड। इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि जी अमेजॉन जो है फॉर इंस्टेंस स्टार्टेड ऑनलाइन बुक स्टोर। अमेजॉन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऑनलाइन बुक स्टोर था, एक किताबें ऑनलाइन बेचा करता था। ठीक है, वहाँ से एक्सपैंड होते होते आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बन गई है। ई कंपनीज में रिटेलिंग सबसे बड़ी कंपनीज है। ठीक है, और आप जस्ट थिंक आपको क्या चाहिए, आप लिखें, आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा। इसे कहते हैं ग्रोथ। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम में नहीं ज़ाया कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी जाऊँ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी कस्टमर सेटिस्फाइड हो। एक स्कूल है, स्कूल के कस्टमर्स कौन है? उसके स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स, जो पैसा दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो। बाहर में गए टीचर्स, बाहर में गए सारे स्टाफ, ये सब बाद में आता है। तो सबसे पहली चीज़ सेटिस्फैक्शन जो है वो हो जनाब बच्चों की और वो हो पेरेंट्स की। अब इट डिपेंड्स, कुछ ऑर्गेनाइज, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ साइकी ऐसी होती है कि वो कहते हैं हमें तो ग्रेड्स चाहिए, वी डोंट केयर फॉर द लर्निंग। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी, वी केयर फॉर लर्निंग, ग्रेड्स तो आनी जानी चीज़ है। सो बेसिकली स्कूल्स को भी ये मैनेज करना पड़ता है कि जी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो। इसी तरह से हर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ये सेलफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सैमसंग का सेलफोन है और सैमसंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारा कस्टमर होगा वो सेटिस्फाइड हो इसकी प्रोडक्ट से, इसकी सर्विसेज से। ये जो कान पे लगाता है, आवाज़ आती है, जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जो इसकी स्पीड है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। चाहे वो गली का एक
कोने वाला, कोने की परचून की दुकान वाला हो, या वो बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि आप एक दफ़ा वहाँ जाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो गली मोहल्ले की, आप एक दफ़ा वहाँ जाते हैं, आप दोबारा जाते हैं। चलो मैं छोटी सी मिसाल ले लूँ, आप कराची के अंदर बहुत मशहूर है मज़ेदार हलीम। मज़ेदार हलीम क्यों मज़ेदार हलीम मशहूर है? उसकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट तो अच्छी है ही है, लेकिन जब आप मज़ेदार हलीम जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो जो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, कोई ख़ास इन्वायरमेंट नहीं, कोई बड़े एसी शेसी नहीं लगे हुए, लेकिन एटलीस्ट ऐसा होता रहता है कि हर थोड़ी देर के बाद एक बंदा आपके पास आता रहता है और आपसे आगे पूछता है, सर कुछ और चाहिए, सर कुछ और चाहिए, सर कुछ और चाहिए, सर कुछ और चाहिए। आप कहते हैं जी रोटी ले आओ, वो रोटी ले आता है। आप कहते हैं फलाना ले आओ, ढमाका ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एकदम से मुझे हलीम याद आने लगा, जनाब हलीम खाने का दिन चाह रहा है। चले जी, बिजनेस अचीव कस्टमर बाय ऑफरिंग। अच्छा, बिजनेस अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव कैसे करते हैं? जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। मज़ेदार हलीम की मैंने आपको मिसाल दी, क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये भी मैंने आपको मिसाल दे दी। एंड वैल्यू फॉर मनी, यानी आप जब वहाँ पे 400-500 रुपये खर्च करते हैं, चाहे वो सड़ी से सड़ी गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, सर से पसीना बह बह के जा रहा हो मिर्चों वाला हलीम खाने के बाद, लेकिन आप कहते हैं यार मज़ा आ गया हलीम खा के। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये बात समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने नीचे मिसाल दे दी है ज़ेप्टो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मज़ेदार हलीम की तो मिसाल आपको ज़ाहिर दे ही नहीं सकता था। ज़ेप्टो की मिसाल दे दी, ऑनलाइन रिटेलर है, ब्ला है, ब्ला 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 ब्ला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनोवेशन। अच्छा जी, ओके, इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन इज द ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस दैट इंप्रूव्स एफिशिएंसी टू मीट द कस्टमर नीड्स एफिशिएंटली। देखो, हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई इशू ना हो। इसके लिए इनोवेशन एक नीड बन चुकी है। हर बिजनेस के लिए इनोवेशन नीड बन चुकी है। यानी ऑनलाइन पैसे लेना ये एक इनोवेशन है, इससे पहले कभी एग्जिस्ट नहीं होती थी। आप ये चेक कर लें कि बिजली का बिल पे करवाना ये एक ज़िंदगी का हिस्सा होता था। इस महीने बिजली का बिल पे करवाने के लिए अब्बू जाएंगे, अम्मी जाएंगी, खाला जो भी है, कोई ना कोई घर का बंदा जाएगा जी बिजली का बिल पे करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ लाइन में आपको खड़े रहना पड़ता था गर्मी धूप के अंदर। फिर आप जाके खिड़की के ऊपर देते, फिर एक सड़ी सी शक्ल का आदमी ठप्पा लगाता था और पर्चा फाड़ के आपको देता था, ये लो तुम्हारा बिल पे हो गया। आज क्या है, आपका एक रीडिंग नंबर आ गया, चाहे वो पाकिस्तान है, दीगर कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही एडवांस हो गया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आपको वो एक नंबर जो है वो आप डालते हैं जब अकाउंट के अंदर, तो वो आपको आपका बिल बता देता है और आप उसको पे कर देते हैं। इनोवेशन, क्योंकि जो KEC है या जो बिजली के अंदर है वो भी तो एक बिजनेस ही है ना, पैसा बना रहे हैं वो। सो इनोवेशन हर बिजनेस के लिए इस वक्त उसका एक ऑब्जेक्टिव बन गया है, क्योंकि बगैर इनोवेशन के लिए कोई बिजनेस बगैर इनोवेशन के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी टेस्ला है, एलॉन मस्क ने कहाँ से कहाँ, यानी एक इनोवेशन ले आए एलॉन मस्क पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार्स देख। और अगर आप, मेरा एक दफ़ा टेस्ला के अंदर बैठने का इत्तेफाक हुआ है, एंड ऑनेस्टली कोई अजीब ही चीज़ है वो, मतलब कोई अजीब ही गाड़ी है कि उसकी पता नहीं किस तरह से वो सैटेलाइट से कंट्रोल्ड है। दीवार के पीछे कौन खड़ा हुआ है आपको नज़र आएगा, ये गाड़ी है, मतलब दूर कौन आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, वो आप सारा स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं और कंट्रोल लगा दिया। मेरे दोस्त ने जनाब वहाँ US के अंदर, वो गाड़ी खुद ब खुद जा रही है और हमारी तो हवा खुश्क हुई और वो बैठा हुआ अपना कॉफ़ी पी रहा है और आराम से गाड़ी खुद ब खुद चल रही। ये इनोवेशन है ना यार। तो क्या हुआ, क्योंकि अभी तक कोई भी गाड़ी की कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर टेस्ला को बीट नहीं कर सकी है, और ऑटोमेटिक के अंदर तो बिल्कुल ही बीट नहीं कर सकी। अभी तक जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं, वो अभी तक ऑटोमेटिक ड्रिवन जो सिस्टम है उसमें इस तक आए हैं कि उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाए। अभी वो इस पे नहीं आया कि गाड़ी लगा के कंबल लेके सो जाओ और गाड़ी आपको आपके डेस्टिनेशन पर ले जाके पहुंचा देगी। दैट्स कॉल्ड इनोवेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तक जो मैंने पढ़ाए थे ना सारे मेन थे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बिजनेसेस एक्टिंग इन द वेज दैट बेनिफिट सोसाइटी। ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि यार हमारा बिजनेस सोसाइटी को कैसे हेल्प आउट कर रहा है, यानी सोसाइटी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जब इनको चैरिटी चाहिए होती है ना, जब जैसे UN से या दीगर मुल्क बाहर की कंट्री से उनको चैरिटी चाहिए होती है, तो दे हैव टू शो कि हाउ वी आर बेनिफिटिंग द सोसाइटी। क्योंकि गोरा जो है ना, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये देखता है कि जी दुनिया को, सोसाइटी को, जनरेशन्स को इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है। वंस यू जस्टिफाई कि जी मेरे इस बिज़नेस से लोगों को, सोसाइटी को, जनरेशन को ये फ़ायदा है, दुनिया को ये फ़ायदा है, फिर वो आपके ऊपर पैसे की ऐसे करके बरसात शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दिस ऑब्जेक्टिव गोज बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। जाहिर सी बात है आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड मेक एथिकल प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप कहते हैं कि जी हमारे जैसे स्टारबक्स ने रिसेंटली क्या किया,
आप लोग स्टारबक्स के नाम से चिढ़िएगा नहीं, क्योंकि आप कल को मुझ पर फतवा लगाना शुरू कर देंगे कि सर स्टारबक्स तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, हराम है, आपके ऊपर आ रहे हैं, सो ऑन। आपके मजहबी जिसका भी बिलीफ है वो उसकी 100% मैं कदर करता हूँ, लेकिन बिजनेस के अंदर जब आपको पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी द जायंट्स, और वो कैसे अपने बिजनेस को रन करना है, यू हैव टू लर्न दैट। ठीक है। सो स्टारबक्स ने रिसेंटली क्या किया कि जो उनके स्ट्रॉ हैं, वो प्लास्टिक के होते थे। लोगों ने कहा जी प्लास्टिक के स्ट्रॉ, स्टारबक्स को कहता वो तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो बिजनेस है, तो उन्होंने स्टारबक्स क्यों प्रॉफिट प्लास्टिक के ऊपर रखे हैं, प्लास्टिक तो दुनिया को तबाह कर रहा है, तो उन्होंने उस प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज हैं उनको रिप्लेस करके कागज़ के स्ट्रॉ बना दिए। एक ख़ास कागज़ है जिसके वो स्ट्रॉ हैं, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, वो आप इजली अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं। ये एक बड़ा पसंद किया गया सारी गोरी कंट्रीज़ में, सारी जो सेंसिबल कंट्रीज़ हैं यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसमें बहुत पसंद किया गया इस चीज़ को कि देखो जी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए स्टारबक्स ने कितना बड़ा जो है वो कारनामा कर दिया। हम तो थैलियाँ सारी की सारी बांध के गटर के अंदर फेंक देते हैं, वी डोंट केयर कि गटर बंद हो जाएगा, लोगों की तकलीफ होगी, हमारे समंदर का क्या हो रहा है, वी डोंट केयर। ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, किस तरह से कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो स्टारबक्स की बड़ी बात उड़ी है जी, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। बिजनेसेस दैट फोकस ऑन द सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैन बिल्ड ट्रस्ट, इससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है जो बिजनेसेस सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फोकस करते हैं। एंड गुडविल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, गुडविल विद कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड द पब्लिक। क्लियर हो गया। यूनिलीवर की यहाँ मिसाल डाली एक छोटी सी, अ ग्लोबल कंज्यूमर गुड्स ब्रांड दैट हैज इंटीग्रेटेड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यूनिलीवर ने वैसे बहुत काम किया, बड़ी चीज़ों को प्रमोट किया है अपनी, कि जी वो किस तरह से लोगों को और कम्युनिटी को जो है वो बेनिफिट करते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर, ये एक और ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है, इंश्योर दैट द वेलफेयर फॉर द एम्प्लॉय इज क्रूशियल। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर बिजनेसेस ऐसा करें तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके लिए बड़ा काम अभी स्टार्ट किया हुआ है कि किस तरह से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और एजुकेशन की फील्ड है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्टली किस तरह से टॉर्चर होते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होती है, किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस ख़त्म होता है, तबाह होता है। और मेरा मेन फोकस जो है वो एजुकेशन फील्ड के ऊपर है, जिसके लिए मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद UN एज वेल। ठीक है, ये मैंने बात छोटी सी डिस्क्लोज कर दी, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर क्वाइट नियर टू इट टू लॉन्च सम प्रोग्राम्स। सो ensuring the welfare of employee is crucial, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बिजनेस का, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि वी आर अ फैमिली एंड देन उसके बाद अब वो एक्सपेक्ट करें। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया था जहाँ पे जब 5 बजे हम यानी सुबह 9 बजे चेक इन करते थे और जब 5 बजे चेकआउट के लिए अगर अपनी सीट से उठते थे तो 5 बजे का चेकआउट होता था हमारा टाइम, और जब 6 बजे हम सीट से उठते थे तो हमारा मैनेजर हमसे कहता था आज हाफ डे है क्या? भाई तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे लोग नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, तो लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। लेकिन दैट यूज्ड टू बी अप्रिशिएटेड। तो बिजनेसेस मस्ट थिंक कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंसान के बच्चे हैं, वो जानवर की औलाद नहीं होते। ठीक है। सो ये वेलफेयर को इंश्योर करना ये एक बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो किताबों में तो होता है लेकिन रियलिटी में नहीं होता। बिजनेसेस दैट प्रायोरिटाइज, अब उन बिजनेसेस की हम बात करेंगे जहां पे प्रायोरिटाइज करते हैं क्या, एम्प्लॉय वेलफेयर, प्रोवाइड फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। जो बिजनेसेस ऐसा करते हैं, जो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं, जहाँ पे लड़कियों को हैरेस नहीं किया जाता, वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ होता है। लड़कियां होने के बाद आजकल को लड़के भी, स्मार्ट लड़के भी हैरेस हो जाते हैं जी। जहाँ पे लोगों को हैरेस नहीं किया जाता, एनवायरनमेंट सेफ होता है, वेजेस सही होती हैं, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन और अनफेयर जो है वो सैलरीज नहीं सेट की जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो होता है, यानी वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जनाब किसी इदारे से कोई शख्स फारिग हुआ और वो आके डायरेक्ट वहाँ पे हेड लगा दिया गया, क्यों? क्योंकि उसके साथ किसी इदारे का ठप्पा लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता, लोग ग्रो करते हैं, या कोई एक नेशनैलिटी, किसी एक जेंडर को वहाँ पे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे मैंने काम किया, जहाँ पे एक ही नेशनैलिटी को, एक बंदा आके ऊपर उस नेशनैलिटी का बैठ गया तो उन्होंने अपने ही बंदे दन घुसरना शुरू कर दिए। अगर इस किस्म का एनवायरनमेंट होता है, या वो एनवायरनमेंट जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी लोगों को प्रोवाइड किया जाए कि भाई लोग अपनी ज़िंदगी को 5 बज गए। सर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैंने काम किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनका ऑर्डर था कि 5 बजे, ठीक 5 बजे AC बंद हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स 5:15 बजे सारे बंद हो जाएंगे और 5:30 बजे पूरी बिजली बंद हो जाएगी। नो बडी शुड स्टे आफ्टर 5 o'clock, सब के सब निकल जाए 5 o'clock। और 10 मिनट का और अर्ली लीव का टाइम होता था वहाँ पे कि आप 4:50 पे चेकआउट करके घर चले जाएं। दैट्स इट।
ठीक है जी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। तो हैप्पी एंड मोटिवेटेड, इसका फ़ायदा क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो लॉयल होते हैं आपके साथ, और वो बिजनेस की सक्सेस के लिए दिल से कंट्रीब्यूट करते हैं। याद रखना, एक जो हेड मैनेजर या कोई भी बंदा ऊपर बैठा हुआ है ना, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में मजबूर होकर काम करेंगे तो वो क्रिएटिव कभी भी नहीं होंगे, वो कभी भी दिल से काम नहीं करेंगे, आपको वहाँ नहीं पहुँचाएंगे जहाँ आप पहुँच सकते हैं। They will never do it। हाँ, अगर वो हैप्पी हैं, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश हैं, अगर वो आते हुए खुश महसूस करते हैं, तो फिर आप देखिए कि वो कितने क्रिएटिव होंगे, वो क्या क्या रिस्क नहीं ले लेंगे आपको बचाने के लिए। ठीक है, गूगल जो है ना, गूगल, ये मैं आपको बताऊँ, गूगल एम्प्लॉय, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। जो शख्स गूगल में एंटर हो जाता है ना, वो फिर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे कोई डिसीजन लिया जाता है ये देखते हुए कि यार एम्प्लॉयज़ को कोई तकलीफ ना हो, इनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब ना हो, यार लोग यहाँ एंजॉय करें, लोग यहाँ आते हैं, खेलें कूदें, सब कुछ करें। दे शुड बी लाइक, गूगल का एनवायरनमेंट ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं लगता। मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करता है एंड आई नो, वो मुझे बताता है कि यार गूगल का एनवायरनमेंट कहीं से भी ऑफिस एनवायरनमेंट, यानी हमें अगर हम मांगें तो फिर हम, अगर नहीं हमारे लिए ऑप्शन है कि हम अपने ऑफिस जाएं तो अपने डिपार्टमेंट में जाके बैठे और अपने टेबल पे काम करें, वरना हम स्विमिंग पूल के पास बैठ के काम कर सकते हैं, वरना हम कहीं पे भी बैठ के वी कैन जस्ट वर्क, इट्स फाइन, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज टास्क फुल। मार्केट लीडरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट की लीडरशिप, ये एक और ऑब्जेक्टिव है बिजनेसेस का। मार्केट की लीडरशिप का मतलब क्या है कि बिजनेसेस मार्केट लीडरशिप पकड़ लें। आप मुझे बताएं, उंगलियों के ऊपर मोबाइल फ़ोन की जो मार्केट लीडरशिप है, यानी मार्केट लीडर मोबाइल फ़ोन का कौन सी कंपनी है? हरी, एप्पल, नंबर 2 सैमसंग, नंबर 3 मे बी हुआवे, नंबर 4 याद है? नहीं। तो मार्केट लीडर कौन है? मार्केट लीडर्स वो होते हैं जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। यानी सबसे पहला दुनिया का जो स्मार्टफोन, जो प्रॉपर टच स्क्रीन सेलफोन आया, वो एप्पल था। एप्पल ने ट्रेंड सेट कर दिया। उसके बाद सब ने टच स्क्रीन बनाना शुरू किए एंड ब्ला ब्ला। उस ज़माने में ब्लैकबेरी को हम जो है वो समझते थे कि जी ये तो बहुत स्मार्टफोन है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा सेलफोन होता था, बीच में एक टच बटन लगा हुआ होता था जो बड़ा एडवांस कहलाता था। ठीक इसी तरह से मार्केट की लीडरशिप हाथ में आ जाए, यानी हम ट्रेंड सेटर्स हो जाएं, हमें लोग फॉलो करें, हम मार्केट लीडर कंसीडर किए जाएं, ये बिजनेसेस का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बिकमिंग अ मार्केट लीडर इज एन ऑब्जेक्टिव दैट मेनी बिजनेसेस स्ट्राइव फॉर मार्केट लीडरशिप। बीइंग द मार्केट लीडर अगर हो जाते हैं डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, ऑफन हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हो। आप मार्केट लीडर उस सूरत में होते हैं जब आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होता है। यानी मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं, रोज़ाना 1 लाख मोबाइल सेल होते हैं, उसमें से अगर 60,000 एप्पल की सेल हो रहे हैं, आप मार्केट शेयर आपके पास आ गया, सबसे ज़्यादा आ गया। चलो मान लो 20,000 आपके सेल होने, बाकी सब मिला बोलू के किसी के 3,000, किसी के 6,000, किसी के 8,000 सबको हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सबसे ज़्यादा सेल है तो आप ही मार्केट लीडर हैं, आप हैं जनाब बादशाह इस वक्त मार्केट के। अचीविंग द मार्केट लीडरशिप कैन लीड टू द हायर प्रॉफिट। जब आप मार्केट लीडरशिप ले लेते हैं तो आप हायर प्रॉफिट की जाने चले जाते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड सेटर हो जाते हैं, आप चीज़ों को सेट करते हैं, आप अपनी प्राइसेस को सेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आप मार्केट के ऊपर, ग्रेटर इन्फ्लुएंस। और दूसरा है एबिलिटी सेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आप ही होते हैं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट करते हैं कि भाई किस तरह से हम जो है वो नया अगला सेलफोन लेके आएंगे, क्या सेलफोन आएगा। जैसे फ्लिप सेलफोन है, यूँ खुलने वाले इस तरह के सेलफोन्स हैं, सो ऑन। ये एक ब्रांड ने लॉन्च किए, फिर उन्होंने उसको जो है वो चला। कोका कोला फॉर एग्जाम्पल इज अ मार्केट लीडर इन द ग्लोबल बेवरेजेस, इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ब्ला 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 ब्ला। ये मैंने आपको यहाँ मिसाल दे दी, बहुत सारी मिसालें दे चुका हूँ, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सर्वाइवल, ये बात याद रखना कि सर्वाइवल जो है ना वो किसी एस्टेब्लिश बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सर्वाइवल हमेशा 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 एक नए बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे स्टूडेंट लिख देते हैं किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात हो रही हो तो उसको लिख देते हैं कि सर्वाइवल इज एन ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल किसी भी एस्टेब्लिश बिजनेस का कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है तो उसकी प्रायोरिटीज़ और उसका ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे। वो माइट बी ग्रोथ हो, वो हो सकता है कि वो एक्सपेंशन हो, वो कुछ भी हो, मार्केट लीडरशिप हो, लेकिन सर्वाइवल नहीं होगा। जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना नया नया, तो उस वक्त उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल होता है, कि वो या सर्वाइव कर ले किसी भी तरह से, वो मतलब नुकसान ना उठा ले। तो सर्वाइवल उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। In challenging economic conditions, highly competitive market, survival becomes the primary objective. अब जो मैंने आपको बात कही, ये बात उसकी काउंटर में लग रही है आपको कि यार ये तो कह रहे थे नया बिजनेस, लेकिन यहाँ तो कह रहे कंपेटिटिव। देखो की बात याद रखना, मार्केट जिस स्पीड से हमारी कंपेटिटिव हो रही है ना, एक पुराना बिजनेस भी आज नया हो जाता है।
यानी कल तक वो एक पुराना बिजनेस था, नई प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आ गई, जब नया ट्रेंड मार्केट में आ गया, अब ये जो पुराना बिजनेस है नया हो गया, जब तक कि वो उस ट्रेंड को कोप नहीं कर लेता। सो दे कंटिन्यूअसली हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ मार्केट की जो चेंजेस हैं उनको कैच करने के लिए दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ। ठीक है, तो सर्वाइवल इस वक्त एस्टेब्लिश बिजनेसेस का भी एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अगर मैं आपसे एक क्रिटिकल सवाल पूछता हूं कि सर्वाइवल यूजुअली नए बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि हम सर्वाइव कर जाए, हम 5-7 साल सर्वाइव कर जाए मार्केट के अंदर, फिर हम स्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एस्टेब्लिश बिजनेसेस का भी आजकल के दौर के अंदर सर्वाइवल मेन ऑब्जेक्टिव बन चुका है, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है, नए से नए ट्रेंड मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, एआई की वजह से मार्केट की डायनामिक चेंज हो चुकी हैं, जिस वजह से बिजनेसेस को अपने आप को मुस्तकिल अपग्रेड रखना पड़ता है, वे अहेड रखना पड़ता है, और इसी वजह से सर्वाइवल जो है वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव बन गया है, ताकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रेंड, नया ब्रांड, नया एआई उनको ऑब्सोल्यूट ना कर दे मार्केट में से। दैट्स इट। ठीक है जी, ओके। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ये एक और ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका मतलब ये होता है, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है। हर बिजनेस अपने जो उनका पैसा है, कैपिटल, उनके जो लेबर हैं और उनका जो मटेरियल है, वो चाहता है भाई ये ज़ाया ना हो, ये सही तरह से यूटिलाइज हो जाए। अगर एक बिजनेस का टीचर है तो उसको साइंस पढ़ाने को ना कहा जाए, वो बिजनेस ही पढ़ाए। ठीक है, अगर कैपिटल आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो बजाय इसके उस पैसे के ऊपर आप बैठ जाएं मुर्गी बन के और वो अंडे दे, आप उस पैसे को कहीं सही जगह पे लगा दें ताकि उससे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना शुरू हो जाए। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर्स दैट द बिजनेस ऑपरेट्स कॉस्ट इफेक्टिवली। यानी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि भाई आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको आप सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही है, नंबर 1, यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही, और वेस्ट जो है वो नहीं। देखो वेस्ट अगर होगी ना हमारे यहाँ, वेस्ट चाहे वो जिस चीज़ की भी हो, चाहे वो मटेरियल की वेस्ट हो, लेबर की वेस्ट हो। लेबर की वेस्ट क्या होती है? रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, उनके स्किल्स के सेट को जो है वो गलत यूटिलाइज किया जाए, दैट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ लेबर्स स्किल्स। मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज अगर नहीं जनरेट किया जाए तो बिजनेस तबाह हो जाएंगे। दिस ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। देखा, आप मार्केट के अंदर कम्पीट उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपने अंदर झांक के देखें कि यार हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसकी मार्केट डायनेमिक्स क्या है, उसको हम किस कॉस्ट के ऊपर बना सकते हैं, कितना हमारा मार्केटिंग बजट है, इससे हम अगली जो हमारी कंपेटिटिव प्रोडक्ट है उसको बीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर लेते हैं तो आपने मार्केट कंपेटिटिवनेस को मेंटेन कर लिया। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल्स इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बिजनेस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप ये एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने नोट्स के लिए रख दिए। नोट्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कहाँ से मिल जाएंगे नोट्स मेरे सारे के सारे। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट a business is managed in a transparent, ethical and accountable manners। बात समझ आई कुछ? यानी एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस तरह से अपने आप को मैनेज करें कि हम ट्रांसपेरेंट हो, यानी लोग हम पे उंगली उठा के ना कहें कि भाई चोर है चोर है चोर है चोर है, ये ना हो। एथिकल हो कि हमारी गवर्नेंस अच्छी हो और हमारे ऊपर अकाउंटेबल हो, यानी हमारे ऊपर कोई उंगली उठा कोई हमें क्या आ जाओ जी, जैसे आपका इख्तिलाफ हो या वॉट एवर। जैसे JDC का आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनका वो देख रहा था, एक इंटरव्यूज़ में उनसे कहा कि आपके यहाँ इस बात की क्या श्योरिटी है कि किसी किस्म की माली बेज़ाब्तगी नहीं है। उन्होंने कहा जी हम ये 1 2 3 दुनिया की बड़ी टॉप की मानी हुई कंपनीज़ हैं, इनसे ऑडिट करवाते हैं, इनकी रिपोर्ट है, अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो ये मौसूल हैं, आप इनसे रब्ता कर लें। आपको इशू है आप आ जाएं, आके देख लें, कोई अपनी रिलायबिलिटी ले आएँ आपके, भाई आपके पास ये आप क्वालिफाइड हैं कि आप ऑडिट कर सकते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, आ जाएँ आगे चेक कर लें। ठीक है, अब आपका इख्तिलाफ हो या वॉट एवर, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये एक बड़ी साइन होता है कि जी अकाउंटेबल मैनर्स इसी को कहते हैं कि कोई बाहर से ऑर्गेनाइजेशन आ रही है और वो एक सर्टिफाइड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आके आपको ऑडिट कर रही है और आपको क्लियर कर रही है, तो दैट मीन्स कि बात सब सही चल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो ये चाहती हैं कि उनका कॉर्पोरेट इमेज इसी तरह का हो, उन पे चोरी का या टैक्स चोरी का इस किस्म का लेबल ना लगाओ। दिस ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने तरह से जो है वो लॉज को फॉलो कर रही है, कौन से रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स आर द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, बट स्टेक होल्डर्स आर those individuals and organizations who have any sort of interest in the business, who might get affected by the decisions of the business, or the decisions of the business might affect them positively or negatively. They are referred as stakeholders. Clear हो गई यहाँ तक बात समझ आई? स्टेक होल्डर हर वो शख्स होता है जिसका बिजनेस में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट हो। हर वो शख्स होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका डिसीजन बिजनेस को इफेक्ट कर सके या बिजनेस का डिसीजन उससे इफेक्ट कर सके, उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। मेकिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म हेल्थ। देखो, अगर ये इस तरह की बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी करती है ना, तो सिंपल थिंग इज दैट कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए। जॉनसन एंड जॉनसन बड़ी मशहूर है फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस के लिए। अब अंदर क्यों मशहूर है इसको जाके नेट पे सर्च कर लेना, मैं खामखा इसकी इतनी लंबी एग्जाम्पल नहीं दे रहा। लेसन रिव्यू अब कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेसेस आर वेरिएंट एंड मल्टीफैसेटेड, ईच प्लेइंग। देखो, ये सीधी सी बात ये है कि जितने हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने हमने बात की ये सारे बेसिक थे। ये आपको एज ए स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, एज अ बिजनेसमैन भी पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को आपने डील कैसे करना है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय वेलफेयर है। ये चीज़ें किस तरह से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं पॉजिटिवली, और किस तरह से आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पे मैंने बनाया वो पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। यकीन कीजिए हर वो शख्स जो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना चाहता है, इस चैनल के जरिए उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। Thank you so much for watching.